पिछली क्लास में जब हमने इंडस्ट्री और वर्कमैन के बारे में पढ़ा तो ऑटोमेटिक एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि इंडस्ट्री में जो भी डिस्प्यूट होते हैं उसके लिए क्या प्रावधान है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की एलएलबी की हिंदी में जो क्लासेस हो रही हैं वो है लेबर लॉ की, और लेबर लॉ का यूनिट 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है पहले मैं आपको वो नोट डाउन कराऊंगी, उसके बाद आपको फैक्ट्स जितने भी केसेस हैं और साथ ही साथ कंसेप्ट क्लियर करते हुए एक आंसर का फॉर्मेट करवाऊंगी। आप उस आंसर फॉर्मेट को अगर फॉलो कर लेते हैं तो एक बहुत अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम में आंसर लिख सकते हैं और आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए क्वेश्चन जो कि अक्सर कई सालों में लगातार पूछे गए हैं। डिफाइन एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। व्हेन डज एन इंडिविजुअल डिस्प्यूट बिकम एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। औद्योगिक विवाद को परिभाषित करें और कोई व्यक्तिगत विवाद कब एक औद्योगिक विवाद हो जाता है। साथ ही साथ इसी से लिंक्ड एक क्वेश्चन है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत औद्योगिक अधिकरण के गठन, उनके क्षेत्राधिकार, उनके कार्य की विवेचना करें। Discuss the constitutional jurisdiction and functions of industrial tribunals under Industrial Dispute Act 1947। ये दोनों क्वेश्चन लिंक्ड होकर के होते हैं और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको लिंक करके ही लिखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आंसर कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको डिफाइन करना है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इसमें आप स्टार्टिंग में चाहें तो इंडस्ट्री जो होती है उसको डिफाइन कर सकते हैं धारा दे करके, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, ताकि आपका इंट्रोडक्शन जो है ना वो वजनदार हो जाए। इसके बाद ही आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट शुरू करिए कि औद्योगिक विवाद होते क्या हैं। तो बेसिकली जो औद्योगिक विवाद होते हैं, कोई ऐसा विवाद होता है, कोई ऐसा मतभेद होता है जो कि नियोजकों और एवं नियोजकों और कर्मकारों के बीच में हो जाता है, और ये किसी व्यक्ति के नियोजन अनियोजन के श्रम की शर्त पे, मान लीजिए काम करने की कुछ शर्त रखी गई कि बीड़ी बनाना है और आपको ये बीड़ी इतने दिन में बना करके कारखाने में जमा कर देना है, ऐसी शर्तें दी गई हैं। उन शर्तों को जब पूरा नहीं होता है तो ऐसे में जो विवाद होता है वो सब क्या है, औद्योगिक विवाद है। अब इसमें नियोजक भी इन्वॉल्व है, ऐसे इसमें कर्मकार भी विवाद में है। तो ऐसे विवाद में मुख्य रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, यानी पैसे से जुड़ा ही विवाद होता है। अब इसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 टॉ में जाना है आपको। कौन सी धारा में? 2 टॉ में। इसमें औद्योगिक विवाद को स्पष्ट किया गया है कि कौन से विवाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहलाएंगे। एक तो नियोक्ता तथा नियोक्ता के बीच हो, यानी एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में हो। दूसरा नियोक्ता एवं श्रमिक के बीच में, यानी कि एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन के बीच में हो। तीसरा श्रमिक और श्रमिकों के बीच में हो, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में हो। तो ऐसे विवाद का संबंध किस किस चीज़ से होगा? एक तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होगा, यानी नौकरी से। दूसरा नॉन एम्प्लॉयमेंट से, यानी बेकारी से होगा। तीसरा नौकरी की शर्तों से होगा, यानी कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो रखी गई उससे रिलेटेड विवाद हो सकता है। चौथा श्रम की स्थिति, जो उनको कंडीशन ऑफ लेबर दिया गया उसकी स्थिति से रिलेटेड कुछ भी विवाद आपस में हो सकता है। तो औद्योगिक विवाद के लिए आवश्यक तत्व यानी एलिमेंट्स कौन कौन से ज़रूरी हुए? एक तो किसी नियोजकों कर्मकारों के बीच में होना चाहिए। दूसरा, जो भी हुआ है वो भ्रम से संबंधित ना हो बल्कि वास्तविक हो। और तीसरा, कि कर्मकार या व्यक्ति में सामूहिक रूप से हो। तो औद्योगिक विवाद, अब आप समझ गए कि ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, और इसमें कई चीज़ें शामिल हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई उद्योग है, उसमें भर्ती करवाई गई है, उस भर्ती पद्धति में जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, जो काम कर रहे हैं श्रमिक उनकी दशाएं जो हैं वहाँ पे कंडीशंस जो रखी गई हैं उसमें प्रॉब्लम हो जाए, मजदूरी जो दी जा रही है, जो बोनस दिया जा रहा है, जो महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, टाइमिंग का इशू हो जाता है, कई बार ग्रेड सिस्टम या प्रमोशन का इशू हो जाता है, हाउस रेंट जो मिलता है उसका इशू हो जाता है, छुट्टी जो साप्ताहिक और मासिक मिलती है वो मैटर हो जाते हैं। फिर इसके बाद कई बार होता है किसी को डे और किसी का नाइट शिफ्ट जो होता है उसके लिए इशू हो जाता है। एक्स्ट्रा काम के लिए, जो एक्स्ट्रा काम के लिए भत्ता मिलता है उससे रिलेटेड कई बार क्या होता है, उन लोगों का आपस में दुर्व्यवहार हो जाता है, अकुशल प्रबंधन हो जाता है, नेताओं द्वारा श्रमिकों पर तालाबंदी, कामबंदी, कर्मकारों पर हड़ताल, इससे रिलेटेड बातें हो जाती हैं। ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसी से रिलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है। अब बात करते हैं कुछ केसेस की। तो वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण केस है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनियोजित शब्द व्यापक परिधि वाला शब्द है। इसके अंतर्गत किसी कर्मकार की छटनी या उसका निलंबन, कर्मकार की सेवा बहाल करने से इनकार करना भी आता है। ये भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। अब किसी विवाद को औद्योगिक विवाद के सेंटर में लाना है कि कर्मकार द्वारा औपचारिक रूप से कोई मांग उठाई गई होनी चाहिए और नियोजक द्वारा
द्वारा वह मांग इनकार किया गया हो। मान लीजिए किसी वर्कमैन ने कोई डिमांड की, मान लीजिए उसने छुट्टी की डिमांड की, साप्ताहिक या मासिक, उसने ये बात उठाई औपचारिक रूप से, और जो नियोजक है उसने इस मांग को इनकार कर दिया, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाएगा। दूसरा केस है बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम प्रथम औद्योगिक अभिकरण। इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि शिफ्टीकरण अपने आप में विवाद नहीं है, मतलब शिफ्ट मतलब एक बार मॉर्निंग शिफ्ट, एक बार नाइट शिफ्ट, लेकिन उसके जरिए जब किसी व्यक्ति के नियोजन, अनियोजन और नियोजन की शर्त और उसकी श्रम की दशा, जिस दशा में वो काम कर रहा है, उससे रिलेटेड कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो ऑटोमेटिक वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन जाता है। अब वर्कमैन ऑफ डीमाक्विचू टी स्टेट बनाम मैनेजमेंट डीमाक्विचू टी स्टेट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने औद्योगिक विवाद के बारे में 3 बात स्पष्ट रूप से कह दी। पहला, एक तो विवाद या मतभेद होना चाहिए तो ही वो माना जाएगा। अब विवाद या मतभेद नियोक्ता कर्मकार के बीच में होना चाहिए, और विवाद रोजगार की शर्तों से संबद्ध होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन गया कि इज इंडिविजुअल डिस्प्यूट विल बी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्या कोई व्यक्तिगत विवाद, किसी का पर्सनल डिस्प्यूट है, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा। तो इसमें एक केस है मथुरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ यूपी। अब इसमें उच्चतम न्यायालय ने औद्योगिक विवाद और व्यक्तिगत विवाद पर प्रकाश डाला, और उसके अनुसार कि एक ही कर्मकार की सेवा विमुक्ति से संबंधित विवाद का रेफरेंस धारा 2 के लागू होने के पहले सेवा विमुक्ति की गई और विवाद उठाया गया। फिर कर्मकार यूनियन की सदस्यता के कारण यूनियन और अधिकांश कर्मकार ने मामले को उठाया। उसके बाद स्वदेशी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम उसके कर्मकार में निर्णित किया गया कि व्यक्ति भी औद्योगिक विवाद उठा सकता है, एक सिंगल इंसान भी जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट उठा सकता है, क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने न्यूज़पेपर लिमिटेड बनाम ट्रिब्यूनल यूपी और अन्य से संबंधित विवाद को समाप्त करते हुए निर्णय दिया कि नियोजक और अकेले कर्मकार के बीच विवाद औद्योगिक विवाद की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन यदि एक के व्यक्तिगत हित के संबंध में कर्मकारों का एक वर्ग विवाद उठा देता है, एक के सपोर्ट में पूरा वर्ग विवाद उठा देता है, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, औद्योगिक विवाद माना जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जो लिंक आता है, जिसमें आपको अपने आंसर में लिखना चाहिए कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत औद्योगिक अधिकरण का गठन, क्षेत्राधिकार और उसके कार्य। तो इसमें औद्योगिक अधिकरण होता क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ये धारा 7 क के अनुसार दिया गया है कि सरकार सरकारी गैजेट में एक विज्ञप्ति प्रकाशित करेगी और औद्योगिक विवाद संबंधी मामलों का निपटारा करने के लिए एक या एक से अधिक औद्योगिक न्यायाधिकरण का गठन कर सकती है, चाहे वह मामला द्वितीय अनुसूची में हो या तृतीय अनुसूची में हो। अब न्यायाधिकरण में एक ही व्यक्ति होता है जिसकी नियुक्ति सरकार करती है, और कोई भी व्यक्ति न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर नहीं नियुक्त किया जाएगा जब तक कि वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ना हो, वो कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए डिस्ट्रिक्ट जज या अतिरिक्त जिला जज ना रहा हो, और वो औद्योगिक विवाद अपीलीय न्यायाधिकरण अधिनियम के अधीन निर्मित किसी भी श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष पद पर अथवा समस्त सदस्य पद पर किसी भी कम से कम 2 वर्ष की अवधि पर रहा हो। तो यदि सरकार को सही लगता है तो वो 2 व्यक्तियों को भी इस पद पर नियुक्त कर सकती है, एसेसर के पद पर, लेकिन अध्यक्ष जो होता है न्यायाधिकरण में, उसमें एक ही होता है जो सरकार नियुक्त करती है। चूंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा तो उसके लिए एक न्यायाधिकरण बनाना कंपलसरी तो है, क्योंकि उस डिस्प्यूट का निपटारा कौन करेगा। हालांकि और भी चीज़ें इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। फिलहाल आपको नीचे ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी कि औद्योगिक न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार क्या है, जुडिक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ये दिया गया है तृतीय अनुसूची में, उन मामलों का उल्लेख किया गया है। इसके क्षेत्राधिकार के भीतर आते हैं श्रमिकों की मजदूरी और उनके भुगतान का तरीका क्या है, ये देखा जाता है। प्रतिकार का भत्ता और अन्य भत्ता कैसे मिला, काम के घंटे क्या है, विश्राम का घंटा कितना है उनको सवेतन छुट्टी और अवकाश कैसे मिल रहा है, उनको बोनस, उनको लाभ कैसे मिल रहा है, प्रोविडेंट फंड कैसे मिल रहा है, स्थायी आदेश के अतिरिक्त पाली के अनुसार कार्य यानी डे शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है, वेतन क्रम के अनुसार वर्गीकरण किया गया है कि नहीं, अनुशासन संबंधी क्या नियम है, इसके अलावा श्रमिकों की छटनी और उनको प्रतिष्ठानों की समाप्ति का क्या नियम है, कोई भी ऐसा मामला जो इन सबसे रिलेटेड हो। इसमें वाद कौन सा लिखना है आपको, जय भारत टाइल वर्क्स मद्रास राज्य के मामले में कहा गया कि औद्योगिक न्यायाधिकरण कारखाने के समापन संबंधी विवाद का समाधान करने के लिए क्षेत्राधिकार रखती है। अब औद्योगिक न्यायाधिकरण का कर्तव्य क्या है,
तो जब भी कोई औद्योगिक विवाद औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास सौंपा जाता है तो वो अपनी कार्रवाई जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करता है और कार्रवाई की समाप्ति के बाद जितनी जल्दी हो सके उसको चाहिए कि कार्रवाई की रिपोर्ट तुरंत ही संबंधित सरकार को दे दे। तो कारखाना और अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिक जो होते हैं, वर्कमैन होते हैं, कारखाना होता है, प्रतिष्ठान होता है, उनके बीच प्रायः विवाद होता है और ये विवाद लेकर के जाते हैं वो प्रतिष्ठान या वो कर्मचारी या वो कर्मकार कहाँ, औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास। तो औद्योगिक विवाद के अंतर्गत जो भी विवाद है उसको निपटारे के लिए, उसके निराकरण करने के लिए जिन प्राधिकारी यानी अथॉरिटीज़ की व्यवस्था की गई हो उनमें औद्योगिक न्यायाधिकरण भी एक है। तो जब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना कि कारखाने या औद्योगिक प्रतिष्ठान को बंद करना है, वो विधि युक्त है या नहीं है, तालाबंदी जो है वो सही है या नहीं, न्याय युक्त है या नहीं, या प्रबंधक और नियोक्ता ने अपना कोई धोखा दे दिया है, तो ऐसी दशा में जो न्यायाधिकरण है उसको ये निर्णय देना पड़ता है कि यदि कोई तालाबंदी हो रही है, अवैध मजदूर के रूप में अपनाया गया कोई धोखा हो रहा है, तो उस प्रश्न की पूरी जांच करे। इसका पूरा अधिकार उनको है, औद्योगिक न्यायाधिकरण को, कि कोई तालाबंदी वैध है या नहीं है, इसको भी निर्णय करने का अधिकार उन्हीं को है और वो तथ्यों के आधार पर इसकी जाँच करते हैं। लेकिन इसमें साक्ष्य क्या क्या देखा जाता है, एक तो मौखिक साक्ष्य देखा जाता है, एक दस्तावेजी साक्ष्य देखा जाता है यानी पेपर वर्क, और तीसरा आचरण और परिस्थिति का साक्ष्य देखा जाता है और तीनों साक्ष्य को देखने के बाद ही कोई भी डिसीजन दिया जाता है। इसीलिए औद्योगिक न्यायाधिकरण की शक्तियां अगर आपसे पूछता है पावर ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, तो आप इसमें क्या लिखेगा कि वो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है कि व्यवस्थापनकरण ने सद्भावना से कार्य नहीं किया है, बर्खास्तगी, श्रमिकों को परेशान करना, अन्यायपूर्ण व्यवहार करना, प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का उल्लंघन किया है, कोई प्राथमिक त्रुटि की है और विषय वस्तु के आधार पर जांच परिणाम पूर्णतः निराधार है। तो ये कुछ बातें प्रदर्शित ना की जाएं औद्योगिक न्यायाधिकरण व्यवस्थापकों के कृत्य में। यदि जांच निष्पक्षतापूर्ण की गई है और निष्कर्ष पर पहुंचती कि कर्मचारी पर लगाए गए आरोप सिद्ध हुए हैं, तो औद्योगिक न्यायाधिकरण को अपील की सुनवाई नहीं करनी चाहिए और व्यवस्थापकों के उस अधिकार से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जिसके अनुसार उसको ऐसे कर्मचारी को बर्खास्त करने का अधिकार है जो कि दुराचरण का दोषी पाया गया है। तो यहाँ कंक्लूजन क्या होगा कि जिस साक्ष्य के आधार पर आरोपों को सिद्ध करने का विचार है उसे श्रमिक की उपस्थिति में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और श्रमिक की उपस्थिति में ही साक्ष्य ग्रहण करना, यही महत्वपूर्ण उद्देश्य दिया गया है पावर ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को। तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के बारे में। ये एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो सकता, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, क्योंकि एक नेशनल ट्रिब्यूनल है और इससे रिलेटेड और भी क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। फिलहाल आप इसका केस स्टडी के साथ, धाराओं के साथ एक स्ट्रक्चर बना लीजिए। हो सके तो स्ट्रक्चर मुझसे शेयर कर लीजिए ताकि उसमें कोई भी दिक्कत हो तो मैं आपसे शेयर कर सकूँ, और अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए, मैं आपसे स्ट्रक्चर शेयर कर दूंगी ताकि आप उस स्ट्रक्चर को एग्जाम टाइम में रिवीजन कर ले, ना कि 5-5 पन्नों का आंसर याद करके। क्योंकि 5 पन्ने का जब आप आंसर राइटिंग याद करके जाते हो ना, तो एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अगर आप बीच में कोई लाइन भूल गए तो आप फिर आंसर को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। सेमेस्टर्स एग्जाम में नॉर्मली स्टूडेंट्स के साथ यही होता है। तो आपको क्या करना है, 5 पन्नों का आंसर रटिफिकेशन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन लिखना है और बीच में एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है केसेस के साथ, और साथ ही साथ आपको सारी धाराओं के साथ और कुछ कीवर्ड्स लिखने हैं। बस आप उन कीवर्ड्स को बार बार देखिएगा ना, तो एग्जाम में बहुत अच्छे से आप आंसर राइटिंग कर पाइएगा। और कोई भी आपको डाउट्स होगा इससे रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी की नेक्स्ट क्लासेस जो है वो चैनल की प्लेलिस्ट पे अपलोड होगी। पहले की क्लासेस आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आपको सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी अगर आप सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लेते हैं तो।